ये ब्रांच नहर मुख्य नहर से छोटी होती है। ब्रांच कैनाल से निकल रही ये छोटी नहर डिस्ट्रीब्यूटरी नहर या प्रशाखा नहर के नाम से भी जानी जाती है। डिस्ट्रीब्यूटरी नहर की जल वहन क्षमता ब्रांच नहर से कम होती है। वितरिका नहर से भी छोटी इस नहर को हम माइनर नहर कहते हैं। ये माइनर नहर दो प्रकार की होती है, कच्ची व पक्की। पक्की माइनर नहर को ईंट, सीमेंट या कंक्रीट से बनाते हैं। माइनर नहर के द्वारा ही खेतों में सिंचाई के लिए पानी वितरण किया जाता है। एक माइनर नहर से औसतन लगभग 40 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकती है। माइनर नहर से जल वितरण करने के लिए इसके मुंह पर एक कुआं और एक गेट तैयार किया जाता है। माइनर गेट से जो पानी किसानों को मिलता है, उससे किसानों को एक समान जल वितरण हो, इसके लिए छोटी छोटी नालियां बनाकर खेतों की सिंचाई की जाती है। ये थी नहर द्वारा कृषि भूमि सिंचित करने की संपूर्ण नहर प्रणाली। नहर सिंचाई व्यवस्था का सालों तक लाभ मिल सके, इसके लिए नहर की मरम्मत व देखभाल करना बहुत ही जरूरी है। अब हम नहर पुनरुद्धार के बारे में तकनीकी जानकारी प्राप्त करेंगे। नहर पुनरुद्धार का काम 6 क्रमबद्ध चरणों में होता है। नहर पुनरुद्धार की प्रक्रिया: नहर का संयुक्त सर्वेक्षण, नक्शा व प्राक्कलन तैयार करना, नक्शा व प्राक्कलन को अंतिम रूप देना, शासन व सिंचाई समिति के बीच अनुबंध, सिंचाई विभाग की अनुमति, कार्य प्रारंभ करने के लिए अनुदान राशि का भुगतान। नहर सुधार की शुरुआत संयुक्त सर्वेक्षण के द्वारा की जाती है। सबसे पहले नहर का सर्वे कार्य किया जाता है। सर्वे कार्य के दौरान सिंचाई समिति के सदस्य, सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि व स्वैच्छिक संस्था के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। संयुक्त सर्वे का उद्देश्य नहर की तकनीकी खामियों के बारे में जानना और उन समस्याओं को दूर कैसे करना है, ये सुनिश्चित करना होता है। संयुक्त सर्वे करते समय ही किसान व सिंचाई समिति के सदस्य नहर की तकनीकी खामियों और उससे जुड़े प्रश्नों के बारे में प्रतिनिधि से चर्चा करते हैं। सर्वे कार्य के समय ही नहर की समस्याओं को दूर करने के उपाय भी तय किए जाते हैं। नहर पुनरुद्धार के काम के लिए सबसे पहले तो हमने ग्राम सभा बुलाई। हमने किसानों से कहा कि नहर पुनरुद्धार करना है तो जिन किसानों के यहाँ लाइन दी है वो और समिति के सदस्य जरूर आए। ग्राम सभा में ही किसानों ने अपनी स्वीकृति दे दी। बस फिर तो क्या था, नहर का सर्वे करने के लिए सिंचाई विभाग एवं डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर के प्रतिनिधि आ गए। उन्होंने किसानों से नहर के संबंधित समस्याओं के बारे में जानकारी ली, क्योंकि किसानों के सवाल ही तो महत्वपूर्ण है। किसानों से पूछा गया कि आपके खेत में पानी जमा होता है या नहीं। नहर की लाइनिंग और टूट फूट के बारे में भी उन्होंने जानकारी हासिल की। किसानों द्वारा बताई गई समस्याओं की सूची पहली बार शासकीय अधिकारियों द्वारा बनाई गई। इस तरह संयुक्त सर्वेक्षण का काम पूरा हुआ। संयुक्त सर्वे कार्य पर शासकीय अधिकारी, डीएससी के प्रतिनिधि एवं ग्रामीण किसानों ने हस्ताक्षर करके संयुक्त सर्वे को मंजूरी दी। संयुक्त सर्वे के दौरान ही
तकनीकी खामियों व नहर पुनरुद्धार कार्य का कच्चा नक्शा तैयार किया जाता है। इसके बाद अधिकारियों द्वारा सिंचाई समिति के साथ बैठकर विचार विमर्श करने के बाद एक पक्का नक्शा व अनुमानित लागत तय की जाती है। मुझे नहर सिंचाई समिति से बस यही कहना है कि आप जो भी बजट बनाते हैं उसी में पुनरुद्धार का काम करें। जैसे कि यदि आपने बजट में प्लास्टर का काम लिखा है तो प्लास्टर का काम ही होना चाहिए, उसके बदले सीसी लाइन नहीं बनाएं, क्योंकि इससे खर्च तो बढ़ेगा ही। इसलिए बजट के बाहर कोई काम न करें। जब शासकीय प्रतिनिधि माप लेंगे और आपने बजट के अतिरिक्त काम किया है तो बिल मंजूर नहीं होगा और ये खर्चा भी आपको ही उठाना पड़ेगा। अब नहर पुनरुद्धार के लिए सिंचाई विभाग व नहर सिंचाई समिति के बीच एक अनुबंध किया जाता है। सिंचाई समिति को मिलने वाले कार्य आदेश के बाद नहर पुनरुद्धार का काम शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो हमने जन भागीदारी से नहर पुनरुद्धार की राशि जमा करने के लिए लोगों को बुलाया। ग्राम सभा में हमने किसानों को बताया कि नहर के पुनरुद्धार के लिए 5,75,000 रुपए की हमें जरूरत है। सरकार से हमें इस काम के लिए 80% राशि मिल सकती है और शेष 20% राशि हमें जमा करनी है। वैसे तो गांव के लिए 5 लाख रुपए अगर सरकार से लेना हो तो बड़ी बात है। फिर हमने सोचा कि यदि 1,75,000 रुपए जमा करने से गांव में 5,75,000 का काम हो रहा है तो इसमें नुकसान नहीं बल्कि हमें फायदा ही होगा। यह राशि जमा करने के लिए हमने गांव में 2 गुट बनाए। नहर के कमांड क्षेत्रफल में जितने किसान थे उनसे 1 गुण के 2 रुपए के हिसाब से हमने रकम इकट्ठा की। दूसरे गुट में जिन किसानों के खेत नहर परिक्षेत्र से दूर थे या ऊंचाई पर थे, उन्हें भी उपयोगी पानी समय पर व बराबर मात्रा में मिले, इसके लिए हमने नई लाइन बनाने का निर्णय लिया। एक लाइन बिछाने पर यदि 15 एकड़ भूमि सिंचित हुई तो उन 15 एकड़ भूमि वाले किसानों से हमने नई लाइन के पूरे खर्च का 20% अंशदान लिया। पुनरुद्धार का काम शुरू हो जाने के बाद जब नहर सिंचाई समिति द्वारा 75% राशि खर्च कर दी जाती है, उसके बाद शासन की ओर से आर्थिक मदद मिलना शुरू हो जाता है। गुजरात में शासन द्वारा कार्य प्रारंभ करने के लिए कुल अनुमानित लागत में से कृषकों की जन सहयोग की राशि घटाकर 30% भाग का अग्रिम भुगतान किया जाता है। नहर पुनरुद्धार का काम बेहतर तरीके से हो, इसके लिए कार्य शुरू करने से पहले निर्माण समिति, क्रय समिति और लेखा जोखा समिति का गठन किया जाता है। नहर सिंचाई समिति द्वारा बनाई गई इन तीनों समितियों को प्रशासनिक समिति के मार्गदर्शन में काम करना होता है। नहर पुनरुद्धार के कार्य में इन तीनों समितियों की उपयोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इन समितियों में योग्य सदस्य होने पर ही नहर पुनरुद्धार का काम श्रेष्ठ व गुणवत्ता युक्त हो सकता है। नहर सिंचाई समिति द्वारा इन समितियों के सदस्यों का चयन करते समय यह ध्यान रखा जाना जरूरी है कि चयनित सदस्य निर्माण सामग्री के जानकार हों। हाँ, उनमें काम के प्रति उत्साह होना भी आवश्यक है। अब हम इन समितियों के कार्य के बारे में सूक्ष्मता से जानकारी लेंगे। निर्माण सामग्री समिति के सदस्यों को निर्माण सामग्री के बारे में अच्छी जानकारी रखनी चाहिए और गुणवत्ता युक्त निर्माण सामग्री खरीदना चाहिए। अलग अलग दुकानों पर निर्माण सामग्री का भाव जानने के बाद ही निर्माण सामग्री खरीदें। साथ ही निर्माण सामग्री को उचित जगह पर रखना होता है। निर्माण सामग्री का समुचित मात्रा में उपयोग करने में भी उन्हें अपनी कुशलता दिखानी पड़ती है। मजदूरों से काम करवाना भी निर्माण सामग्री समिति का ही कार्य है। अब हम निर्माण सामग्री खरीदते समय ध्यान रखने वाली आवश्यक व उपयोगी बातों के बारे में जानकारी लेंगे। पहले हम ईंट की जानकारी लेंगे। ईंट स्टैंडर्ड आकार की होनी चाहिए। 1 मीटर ऊंचाई से गिरने पर भी ईंट टूटनी नहीं चाहिए।
दो ईंटों के टकराने पर बर्तन टकराने जैसी आवाज आनी चाहिए। ईंट में दरारें नहीं होनी चाहिए। जली हुई या कच्ची ईंट भी नहीं खरीदनी चाहिए। ईंटों के सभी कोने समान हों और धारदार हों। ईंटों को ठीक से जांचने के बाद ही खरीदना चाहिए। अब रेती का चयन। रेती की खरीदारी करते वक्त यह बात हमेशा ध्यान रखें कि रेती दानेदार होनी चाहिए। रेती में कचरा, कंकड़ न हो। रेती सफेद रंग की हो और रेती का उपयोग करने से पहले उसे स्टैंडर्ड छन्ने नंबर 85 में से साफ कर देनी चाहिए। अब गिट्टी की जानकारी। गिट्टी 20 से 40 मिलीमीटर की हो। वह गिट्टी का रंग काला होना चाहिए। गिट्टी एक समान हो और उसमें कचरा या कंकड़ न हो, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। सीमेंट का चयन। सीमेंट खरीदते समय ग्रेड 53 या ग्रेड 43 का सीमेंट ही खरीदना चाहिए। सीमेंट का रंग भूरा या हरा हो और ISI प्रमाणित हो, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। हाथ में लेने पर सीमेंट ठंडी महसूस होनी चाहिए। एक मुट्ठी सीमेंट पानी में डालने पर तुरंत डूब जाना चाहिए। सीमेंट में कचरा ना हो और यह भी ध्यान रखें कि सीमेंट नमी वाली जगह पर न रखी जाए। पाइप का चयन। पाइप ISI निशान वाले ही खरीदें। पाइप में दरारें नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है ना किसान भाइयों, निर्माण सामग्री की खरीदी करते समय अलग अलग दुकानों पर भाव ताव पूछना भी फायदेमंद होता है। ये थी निर्माण सामग्री समिति की जिम्मेदारी। अब हम निर्माण समिति की जिम्मेदारी समझेंगे। निर्माण समिति के सदस्यों को निर्माण सामग्री का उचित मात्रा में उपयोग करना आना चाहिए। निर्माण शुरू करते समय पूरी तरह से देखरेख रखनी भी जरूरी होती है। पानी का छिड़काव रोज हो रहा है या नहीं, इसके साथ ही निर्माण सामग्री के स्टॉक की जांच करना और निर्माण का काम बराबर करवाना भी निर्माण समिति की जिम्मेदारी है। नहर पुनरुद्धार का काम शुरू करते समय ही हमने एक रजिस्टर बनाया। उसमें सीमेंट, रेती, गिट्टी एवं अन्य सामान और रुपयों की आवक जावक का हिसाब लिखते थे। किस तारीख को कितना माल सामान आया, कितना खर्च हुआ, यह सब समय समय पर हमने रजिस्टर में लिखा। तभी तो कोई परेशानी नहीं हुई और हाँ, इस वजह से ही समिति के सदस्यों को भी जानकारी दे पाए। निर्माण शुरू करते समय ही सावधानी पूर्वक देखरेख करनी भी जरूरी होती है। लेखा जोखा समिति की जिम्मेदारी। लेखा जोखा समिति की यह जिम्मेदारी होती है कि वो प्रतिदिन लेखा जोखा मिलाए। लेखा जोखा समिति की यह जिम्मेदारी होती है कि वो प्रतिदिन हिसाब मिलाए। रोज के काम के हिसाब से रुपयों का मेल करना भी उसका ही काम है। नहर सुधार के दौरान इन तीनों समितियों की जिम्मेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सहभागी सिंचाई प्रबंधन से लाभ या हानि किसानों को ही होती है। नहर से यदि समय पर पानी लेना हो तो नहर की मरम्मत करना भी आवश्यक है। हमने किसानों को नहर पुनरुद्धार के महत्व के बारे में बेहतर तरीके से समझाया है और किसानों ने नहर पुनरुद्धार के महत्व को समझकर नहर सिंचाई समिति बनाकर प्रत्येक गांव में नहर पुनरुद्धार किया है। किसानों को सहभागी सिंचाई व्यवस्था का उचित व समय पर लाभ मिल सके, इसके लिए गुजरात सरकार का सिंचाई विभाग व डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर अहमदाबाद जैसी स्वैच्छिक संस्थाएं हर कदम पर किसानों के साथ हैं। सिंचाई समिति का क्षमतावर्धन।
नहर सुधार के तकनीकी कार्य जैसे कि पानी का वितरण, सिंचाई समिति का प्रबंधन जैसे मुद्दों को लेकर ट्रेनिंग कार्यक्रमों के माध्यम से नहर सिंचाई समिति को जानकारी देकर उन्हें तैयार किया जाता है। पहले हम ईंटों की गुणवत्ता के बारे में नहीं जानते थे। तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमें पता चला कि ईंट का लाल रंग होने से ही उसकी गुणवत्ता का अनुमान नहीं लगा सकते। ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमें जानकारी दी गई कि ईंटें समान आकार की होनी चाहिए, उनमें दरारें भी नहीं होनी चाहिए। जब दो ईंटों को आपस में टकराया जाए तो टन टन जैसी आवाज़ आनी चाहिए। पहले तो हम बाज़ार से कोई भी सीमेंट खरीद ले आते थे, लेकिन प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमें जानकारी मिली कि सीमेंट खरीदते समय उसका ग्रेड जानना ज़रूरी है। सीमेंट की ग्रेड 53 या 56 ग्रेड की हो और साथ ही सीमेंट का रंग राख के समान होना चाहिए। सीमेंट में कंकड़ नहीं हो, ये भी ध्यान रखना चाहिए। खास बात यह है कि सीमेंट ISI प्रमाणित ही खरीदना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में दी गई तकनीकी जानकारियाँ हमें नहर पुनरुद्धार में बहुत ही काम आई। नहर पुनरुद्धार के काम का हिसाब रखना भी कोई साधारण बात नहीं है। हमने इसके लिए भी प्रशिक्षण लिया। हमारे हिसाब ऑडिट होते हैं क्योंकि हमारी मंडली